फिल्म के उद्घाटन में किसी को एक व्यक्ति को बांधते हुए दिखाया गया है। ये व्यक्ति फिल्म का नायक किमुरा है, जो एक विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में काम करता है। नायक कुछ सोचते हुए पेपर क्लिपिंग पर डांट फेंक रहा है। ये दृश्य एक रेलवे पुल पर कटता है, जहां एक हत्यारे को किसी को गोली मारते हुए दिखाया गया है। अगले दृश्य में हत्यारा एक महिला को एक अन्य स्थान पर गोली मारता है। फिर से हम देखते हैं कि नायक एक और डांट फेंकता है। जब वह देखता है कि वह डांट कहां फेंकता है, तो हमें उन दो हत्याओं के बारे में समाचार पत्रों में लेख दिखाई देते हैं। उसने इन क्लिपिंग्स को अपने घर की एक बोर्ड पर पिन किया हुआ है। नायक इन हत्याओं के बारे में गहराई से सोच रहा है और वह उन क्लिपिंग्स को पढ़ने जाता है। उनमें से एक शीर्षक शांग्रीला क्रूसेडर्स की लड़ाई के बारे में है। इसके विवरण अभी प्रकट नहीं किए गए हैं। ये दृश्य यहीं समाप्त होता है। अगले दृश्य में कोई नाम की एलिस, जो नायक की दोस्त है, आती है। वह रहस्य कहानियों की लेखिका है। मैं उसे अपनी दोस्त कहकर संदर्भित करूंगा। नायक वर्तमान में घर पर है। इस संबंध में वह अपने दोस्त के साथ आते ही घर के मालिक के बारे में पूछती है और फिर नायक के बारे में पूछती है। नायक अपने कमरे में चला गया है और बाहर नहीं आता। वे चर्चा करते हैं कि वह खाने के लिए भी बाहर नहीं आया है। दोस्त बताती है कि उसने खाना लाया था, लेकिन नीचे से कोई आवाज नहीं आई। हालांकि नायक इसे नोटिस नहीं करता। दादी चाय लाती है और उसे दोस्त को परोसती हैं। दोस्त का कहना है कि नायक निश्चित रूप से विश्वविद्यालय जाएगा और बताती है कि वह केवल व्याख्यानों में भाग लेता है। हालांकि दादी दुखी होकर कहती है कि उसकी आंखों में कुछ गलत है। फिर एक फोन कॉल आती है और वे उस पर चर्चा करते हैं। ये कॉल पुलिस से नायक के लिए होती है। इस स्थिति के कारण दोस्त उससे बात करने के लिए रिसीवर उठाने का फैसला करती है। इस बीच नायक आता है और बात करने के लिए फोन उठाता है। हम नहीं देखते कि वे कॉल पर क्या चर्चा कर रहे हैं। ठीक है कहने के बाद नायक कॉल काट देता है। दोस्त उसे देखती है और पूछती है कि वह यहाँ क्यों आया। नायक चिंता व्यक्त करता है कि वह परेशान हो रहा था क्योंकि वह यहाँ उस कारण से आया था। दोस्त जवाब देती है कि उसने पहले कभी नहीं कहा और पूछती है कि क्या वह जांच बैठक में आ सकता है। फिर ऐसा लगता है जैसे पुलिस की ओर से उसकी मदद के लिए कॉल आ रही हो। ऐसा प्रतीत होता है कि वह शंकर से सहायता मांगने आया था। दोस्त पूछती है कि उसे वहां क्यों जाना चाहिए और उसे जिज्ञासा से देखती है। नायक अपनी कोट उतारते हुए कहता है कि अब शंकर जान जाएगा कि उसके साथ क्या हो रहा है। वे दोनों अब पुलिस स्टेशन जाते हैं। वे बताना शुरू करते हैं कि नायक कौन है। वह एक अपराध शास्त्री है। दूसरे शब्दों में वह अपराधों का अध्ययन करते हैं और समझते हैं कि ये कैसे होते हैं, जबकि अपराध शास्त्र शिक्षा के माध्यम से उन्हें रोकने के तरीके बताते हैं। कुछ कठिन मामलों में पुलिस नायक की मदद मांगती है क्योंकि वह ऐसे मामलों में जानकार होते हैं। अब वे नायक को पुलिस विभाग में एक मामले के बारे में बुला रहे हैं। हालांकि वह एक व्याख्याता है, जांच करना उनका जुनून है। जब विभाग से कॉल आती है तो वह जल्दी से तैयार होते हैं और अपने दोस्त के साथ स्टेशन की ओर बढ़ते हैं। अगले दृश्य में हम देखते हैं कि नायक घर पर हैं, जहां उन्होंने 2 हत्या मामलों के बारे में पेपर नोटिस बोर्ड पर पिन किए हुए हैं। उन पेपर क्लिपिंग्स का उपयोग करते हुए एक अन्य व्यक्ति गंभीरता से लैपटॉप पर कुछ टाइप करते हुए दिखाई देता है। यह दृश्य फिर पुलिस जांच कक्ष में कटता है। फिल्म की शुरुआत में क्या हमने 2 हत्याएं नहीं देखी? जांच कक्ष में उन हत्याओं के बारे में एक बैठक हो रही होती है। वहां पुलिस प्रमुख उपस्थित होते हैं। उनका नाम चीफ इंस्पेक्टर उनाबारा है। मैं उन्हें चीफ कहकर संदर्भित करूंगा। वह पहले हत्या मामले का विवरण बताते हैं। पहले पीड़ित का शव रेलवे पुल के नीचे पाया गया था। पीड़ित पुरुष था, उसका नाम असाकुरा था, उम्र 30 वर्ष थी और वह एक फ्रीलांस पत्रकार था। एक फ्रीलांस पत्रकार केवल एक चैनल के लिए काम नहीं करता, वे विभिन्न चैनलों से काम लेते हैं और इसके लिए भुगतान प्राप्त करते हैं। सुबह 6:30 बजे किसी ने मृत शरीर देखा और पुलिस को सूचित किया। ये स्पष्ट नहीं था कि पीड़ित की मृत्यु कैसे हुई थी। हत्यारा पीछे से आया और केवल एक गोली उसके गले में मारी थी। उससे कोई अन्य सामान चोरी नहीं किया गया था। इसके बाद चीफ दूसरे हत्या के बारे में बताते हैं। ये हत्या पहले हत्या स्थल से 6 किलोमीटर दूर एक आवासीय क्षेत्र में हुई थी। एक महिला ने अपने कुत्ते को घुमाते समय मृत शरीर खोजा और पुलिस को सूचित किया। पीड़ित महिला थी, उसका नाम बोंडो था और उसकी उम्र 41 वर्ष थी। इस पीड़ित को भी केवल एक गोली उसके गले में मारी गई थी, पहले हत्या की तरह। इस पीड़ित से भी कोई सामान चोरी नहीं किया गया था। इसी तरह कोई अन्य सुराग भी नहीं मिला था।
दोनों हत्याओं का पैटर्न समान था और चून की हत्याएं करने के लिए वही प्रकार की गोली का इस्तेमाल किया गया था, इसलिए प्रमुख निष्कर्ष निकालते हैं कि दोनों हत्याएं संभवतः उसी हत्यारे द्वारा की गई थीं। इसके बाद वे एक पत्र दिखाते हैं। उस पत्र में उल्लेख किया गया है कि किसी ने इसे सुबह 10 बजे से पहले पुलिस स्टेशन लाया था। ये स्पष्ट नहीं होता कि इसे किसने लाया क्योंकि सीसीटीवी कैमरों से कोई जानकारी नहीं मिली थी। वे पत्र में लिखी गई सामग्री की जांच करते हैं। अक्षरों की संख्या 26 होती है, जो ए से जेड तक होती हैं। पत्र सुझाव देता है कि कुछ निश्चित संख्या में हत्याएं करने के बाद पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। ये निर्दिष्ट नहीं करता कि कितने लोग मारे गए थे। पत्र हत्यारे को एबीसी कहकर संदर्भित करता है। एबीसी हत्यारे का उल्लेख देखकर दोस्त नायक से कहती है कि यह एक अगाथा क्रिस्टी उपन्यास जैसा लगता है। इस नोट का मुख्य बिंदु ये जानना होता है कि क्या पत्र का कोई कवर भी होता है या नहीं। ये केवल पुलिस विभाग का उल्लेख नहीं करता बल्कि हिमुरा का नाम भी शामिल करता है, जो एक चालाक मोड़ दर्शाता है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पत्र लिखने वाले नायक को चुनौती दे रहे हों। चालाकी का उल्लेख होने पर वे पूछते हैं क्या इसका मतलब ये हुआ कि वे हमसे चालाकी कर रहे हैं। पुलिस इस पत्र को गोपनीय रखने का निर्णय लेती है और इससे प्रेस को उजागर नहीं करने का निर्णय लेते हैं। प्रमुख पूछते हैं कि इस पत्र को किसने भेजा, जानना चाहते थे क्या नायक ने इसके बारे में कुछ सोचा। नायक जल्दी कुछ नहीं कह पाता क्योंकि उसे संकोच होता है। हालांकि पत्र लिखने वालों को लगता था कि उन्हें पता चल गया था कि वह पुलिस की मदद करते हैं और समझते थे कि वह इस मामले में शामिल थे। उन्हें कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो स्वतंत्र रूप से पुलिस स्टेशन आ सके और जानकारी इकट्ठा कर सके। जब पूछा जाता कि उन्होंने ऐसा कैसे जाना तो वह सोचते हैं कि पत्र लिखने वालों को पहले ही इसकी जानकारी थी। पुलिस स्टेशन पर मौजूद कोई भी व्यक्ति इसे बता सकता था। जब नायक कहता कि वे इस कमरे में भी हो सकते थे तो उसकी दोस्त चुपचाप सुझाव देती है कि उसे बोलना चाहिए। क्यों? क्या मेरे दोस्त को इसका पता नहीं? तब उसे एहसास होता है कि वह भी एक रहस्य उपन्यास लेखक है। वह सोचता है कि उसे इसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। उसे चिंता होती दिखाई देती कि वे शायद उनकी संदिग्ध सूची पर आ सकते हैं। वे नायक से पूछते हैं कि वह दोनों हत्याओं और पत्र के बारे में क्या सोचता है। पहले दोस्त एबीसी हत्यारे का उल्लेख करता है और खुद को एक रहस्य उपन्यास लेखक के रूप में पेश करता है। पत्र एगाथा क्रिस्टी के उपन्यास द एबीसी मर्डर्स की एक प्रति प्रतीत होता है। दोस्त उस उपन्यास की कहानी को संक्षेप में समझाता है। इसमें हत्यारा वर्णानुक्रम में हत्याएं करता है, जहां पहले पीड़ित का नाम ए से शुरू होता है और हत्या का स्थान भी ए से शुरू होता है। दूसरे पीड़ित का नाम बी से शुरू होता है, जैसे उस हत्या का स्थान भी। इस तरह उपन्यास में सीरियल किलर वर्णानुक्रम में लोगों की हत्या करता है। इन दोनों हत्याओं में पहले पीड़ित का नाम असाकुरा है और उसे एंडोचो ए में मारा गया था। दूसरे पीड़ित का नाम बांडो है और उसे बाइटोचो बी में मारा गया था। वे पुष्टि करते हैं कि यह वास्तव में वर्णानुक्रम में है। मुखिया पूछता है कि क्या उपन्यास में उल्लेखित अनुसार हत्यारा वर्णानुक्रम में हत्या करना जारी रखेगा। दोस्त इस बारे में बहुत निश्चित नहीं है। हाल ही में वह नोट करता है कि यह पैटर्न उभरा है। फिर प्रमुख पूछता है कि उपन्यास में ये हत्याएं कैसे समाप्त होंगी और हत्यारा कितनी दूर जाएगा। वह स्वीकार करता है कि उसे याद नहीं है, क्योंकि उसने इसे बहुत समय पहले पढ़ा था। इस पर सभी हंसते हैं। दोस्त को ये सभी सवाल पूछने के लिए बुरा लगता है। फिर नायक बोलना शुरू करता है। हालांकि उसके दोस्त ने उपन्यास के बारे में जो कहा उसमें तर्क है। वह सोचता है कि यह भी संयोग हो सकता है कि दोनों हत्याएं इस तरह हुई। आखिरकार पुलिस विभाग में पत्र केवल इन हत्याओं के बाद ही आया। यहां तक कि यदि इसे पुलिस के लिए चेतावनी पत्र माना जाए तो ये खुद हत्यारे द्वारा भी भेजा जा सकता है। नायक ये बताता है कि जो कोई भी ऐसे रहस्य उपन्यास पढ़ता है वह आसानी से अनुमान लगा सकता है कि यह एबीसी हत्याओं से संबंधित है। इसलिए वह इसके बारे में कोई ठोस जानकारी प्रदान नहीं कर सकता। वे इस पर चर्चा करते हुए बस गोल गोल घूम रहे हैं। अगले दृश्य में वे एक विश्वविद्यालय दिखाते हैं। नायक कुछ सही कहता है। इस मामले पर सोशल मीडिया पर व्यापक चर्चा हुई है। इसी तरह ऐसा लगता है कि लोग एबीसी हत्याओं के बारे में भी सही अनुमान लगा रहे हैं। वे चर्चा कर रहे हैं कि उनमें से कौन सी या डी हो सकता है। वहां एक लड़की दिखाई देती है। कैंटीन में वह एबीसी हत्याओं के बारे में एक पुस्तक का उल्लेख करती है और कुछ लिखती हुई प्रतीत होती है। उसका नाम अकमी है। वह नायक की छात्रा और अपने इलाके में हो रही अपराध मामलों के बारे में लिखने वाली एक ब्लॉगर है। ऐसा लगता है कि वह वर्तमान में एबीसी हत्याओं के बारे में भी पढ़ रही है। फिर अकमी के दोस्त आते हैं।
वे उसे बताते हैं कि उसकी कक्षा रद्द कर दी गई थी क्योंकि नायक एक बैठक में उपस्थित थे। अक्मी अपने दोस्तों से पूछती है कि क्या उन्हें लगता है कि यह एबीसी हत्याओं से संबंधित है। वे जवाब देते हैं कि उन्हें भी ऐसा ही लगता है। इस प्रकार वे मिलकर कुछ निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। एक अन्य दृश्य में वे एक पुलिस स्टेशन दिखाते हैं। बैठक के बाद सभी बाहर आते हैं, अभी भी मामले पर चर्चा करते हुए। नायक पूछता है कि क्या दोनों पीड़ितों के बीच कोई संबंध है, लेकिन प्रमुख जवाब देते हैं कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। नायक सोचता है कि चूंकि दोनों पीड़ितों का हत्या एक ही व्यक्ति ने किया है, वह मानता है कि अगर वह उनके बीच कोई लिंक खोज ले तो यह अगली सुराग की ओर ले जा सकता है। इसलिए उन्हें पीड़ितों की गहराई से जांच करनी चाहिए। मुखिया और प्रमुख प्रेस से मिलने जाते हैं। जब नायक और उसका दोस्त स्टेशन पर पहुंचते हैं तो वे देखते हैं कि कोई लैपटॉप पर तेजी से टाइप कर रहा है। वह व्यक्ति भी स्टेशन पर मौजूद है। अगले दृश्य में नायक और उसका दोस्त कॉलेज कैंटीन में है। अकिमी भी वहां है। दोस्त अकिमी को देखता है और उसकी ब्लॉग्स की तारीफ करता है और बताता है कि उसने उन्हें पढ़ा है। अकिमी उसे धन्यवाद देती है और नायक से हत्या के बारे में पूछने आती है। वह पूछती है कि क्या यह उसके एबीसी मर्डर्स किताब की कॉपी से संबंधित है, लेकिन जब वह नायक की परियोजना के बारे में पूछती है तो वह उसके सवाल को टाल देता है। स्टेशन पर जब वे देख रहे होते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है। वे देखते हैं कि यह व्यक्ति इनाबा है, जो एक समाचार चैनल का पत्रकार है। अब से मैं उसे पत्रकार के रूप में संदर्भित करूंगा। पत्रकार अकिमी के बारे में जानता है लेकिन नहीं जानता कि वह कौन है। वह उसका नाम पूछता है जबकि उसे याद आता है कि उसने शांगरीला के बारे में एक लेख पिन किया था। ये यादें ताज़ा कर देता है। पत्रकार बताता है कि उसने खुद वह लेख लिखा था। उसके पास उनके साथ साझा करने के लिए कुछ दिलचस्प जानकारी है। अकिमी सुझाव देती है कि उन्हें वहां नहीं रहना चाहिए और चले जाना चाहिए क्योंकि वे बड़े लोगों के बारे में बात कर रहे हैं। वे एबीसी किलर के बारे में सवाल करने लगते हैं। इस मामले में उन्हें एक और पत्र भी मिलता है। पत्रकार मजाक में पूछता है कि क्या उसमें उनके नाम भी शामिल हैं। वह सवाल करता है कि उन्हें ये जानकारी कैसे पता चली। वह समझाता है कि जो लोग अक्सर पुलिस स्टेशन आते हैं, उनके पास सार्वजनिक होने से पहले कई विवरणों तक पहुंच होती है। वे सभी सहमत होते हैं कि संभवतः स्टेशन पर कोई सूचनाकर्ता हो सकता है, लेकिन वे इसे खुलकर चर्चा नहीं करते हैं। पत्रकार बताता है कि चूंकि उसने सीधे नायक से पूछा कि उस पत्र को किसने लिखा, इसका मतलब ये हुआ कि उसे किसी ने निशाना बनाया जो उसे अच्छे से जानता था। हालांकि नायक इसे बहुत गंभीरता से नहीं लेता। पत्रकार ऐसा लगता है जैसे वह एक उत्तर की तलाश कर रहा हो, लेकिन नायक से केवल हल्का प्रतिक्रिया मिलती है। पत्रकार सोचता है कि बिना कुछ सार्वजनिक किए ये जानकारी अंततः पुलिस अधिकारियों तक पहुंच जाएगी। एक अन्य दृश्य में वे एक पुलिस बैठक कक्ष दिखाते हैं जहां एक और पत्र आया है। इसमें कहा गया है कि अभी भी वर्णमाला में 23 पत्र शेष हैं। यह उन्हें जल्दी रुकने की चेतावनी देता है और एबीसी किलर का उल्लेख करता है बिना किसी को विशेष रूप से संबोधित किए। इसमें हिम्मुरा का नाम भी नायक के साथ शामिल किया गया है। चूंकि दोनों पत्रों की सामग्री समान होती है, ये पुष्टि करता है कि केवल एक ही व्यक्ति ने उन्हें भेजा, जिसका मतलब ये हुआ कि यह किलर का ही होना चाहिए। चूंकि सभी बुलेट मार्किंग्स एबीसी मर्डर्स जैसी उपन्यासों में मिलती हैं, ये पीड़ितों ए, बी और सी के बीच शांगरीला के संदर्भ में संबंध का संकेत देती हैं। इसलिए वे इस सुराग या कोण के आधार पर आगे जांच करने का निर्णय लेते हैं जबकि अपनी बैठक समाप्त करते हैं। अगले दिन वे पीड़ित सी की पूर्व पत्नी युइको की जांच करने जा रहे हैं। वह एक प्रमुख परक्शनिस्ट है। जब नायक का युइको से परिचय कराया जाता है तो वह पहले उसके दोस्त से बात करने जाता है। युइको का दोस्त उसका बड़ा प्रशंसक होता है और बताता है कि उसने उसकी सभी किताबें पढ़ी हैं, जिससे वे किताबों की अलमारी के चारों ओर इकट्ठा हो जाते हैं। दोस्त इस पर बहुत खुश होता है। ऐसा लगता है कि युइको बहुत सारी किताबें पढ़ती हैं क्योंकि वहां कई लेखकों के काम मौजूद होते हैं। उनके पास रहस्यमय किताबों का एक बड़ा संग्रह होता है। दोस्त मजाक में पूछता है क्या वह युइको से ऑटोग्राफ या तस्वीर ले सकता है। युइको को अपने पूर्व पति की मृत्यु को लेकर कोई चिंता नहीं होती। बिना कुछ कहे नायक दोनों को देखता रहता है और फिर पीछे हट जाता है। इसके बाद युइको व्यक्त करती है कि उनके पति का निधन हो गया, लेकिन वह इसके बारे में खुशी से बात कर रही होती हैं। वह बताती है कि जबकि कोई भी किसी पर शक कर सकता है, वह कभी हत्या नहीं करेगी। वे स्पष्ट करते हैं कि वे औपचारिक जांच के लिए वहां हैं। युइको कोई सवाल नहीं पूछती, इसके बजाय वह समझ जाती है कि पुलिस कैसे उनसे सवाल कर सकती थी।
यदि कोई किसी अन्य व्यक्ति पर शक करता हो तो पहला सवाल होगा कि घटना के दौरान वे कहाँ थे और क्या उनके पास कोई एलिबाई था। हालांकि चूंकि युइको का पति पीड़ित सी था, वे उसकी मृत्यु के समय अपने संगीत स्टूडियो में थे जो साउंड प्रूफ था। इसलिए किसी के लिए ये जानना असंभव होगा कि अंदर क्या हो रहा था। चूंकि युइको कई रहस्य उपन्यास पढ़ती है, वह खुद को काफी चालाक लगती है। जिस तरह से वह अपने दोस्त से बात करती है वह उसकी आत्मविश्वास को दर्शाता है। हालांकि नायक युइको पर संदेह बनाए रखता है। उस रात युइको का एक कॉन्सर्ट निर्धारित है, इसलिए वह अपने दोस्त से सभी उपकरणों को कार में लोड करने में मदद मांगती है। स्टूडियो अच्छा दिखता है और चूंकि युइको के पिता भी एक संगीतकार हैं, वह भी उनकी मदद करते हैं। युइको ने पीड़ित सी से प्यार किया था और उससे शादी करने की योजना बना रही थी। हालांकि कुछ समय बाद पीड़ित सी के चरित्र दोषों के कारण उनका तलाक हो गया। पीड़ित सी के सरकारी नौकरी खोने के बाद उसने फिर से युइको से संपर्क किया। हालांकि वह सामान्य रूप से कहती है कि उसके पूर्व पति के प्रति कोई कड़वाहट नहीं है और उनके साथ बिताए अतीत के लिए आभार व्यक्त करती है। जब पूछा जाता है कि युइको 2 दिन पहले कहाँ थी, तो वह बताती है कि वह 2 अन्य मामलों में संदिग्ध सूची में थी। ये केवल एआई से एक पुष्टि प्रतीत होती है। इस घटना के 2 दिन पहले युइको ने एक कॉन्सर्ट में भाग लिया और फिर उसके बाद एक पार्टी में गई थी। इस प्रकार ऐसा लगता है कि युइको के पास हाल ही में हुई दोनों हत्याओं के लिए एक अलिबाई है, बिना किसी संदेह के। युइको एक साथ 3 लोगों के सवालों का जवाब देती है। नायक मजाक में पूछता है कि क्या वह इतनी बड़ी प्रशंसक है। इस टिप्पणी के जवाब में उसका दोस्त बताता है कि चूंकि युइको रहस्य उपन्यास पढ़ती है, उसे भी संदिग्ध नहीं होना चाहिए। नतीजतन वे उसका समर्थन करते हैं। एआई इसे समझता है और देखता है कि उसका दोस्त युइको में रुचि ले रहा है, इसलिए वह उसके इंस्टाग्राम अकाउंट की जांच करता है और उसकी सभी तस्वीरों को देखता है, जबकि यह टिप्पणी करता है कि वह कितनी खूबसूरत लग रही है। जब वह अपना फोन चेक करता है तो वह अपने दोस्त को बताता है कि उसने युइको में रुचि विकसित की है। इस प्रकार वे इस दृश्य को संक्षेप में समाप्त कर देते हैं। अगले दृश्य में वे एक पत्रकार को नायक के कार्यालय में आते हुए दिखाते हैं। अकिमी भी साथ आती हैं। नायक उपस्थित नहीं होता, इसलिए वह उन्हें बताता है कि चूंकि हाल ही में 3 हत्याएं हुई हैं, वह सोचता है कि जब नायक आएगा तो उसके बारे में क्या सोचेगा। जब पत्रकार स्टेशन पर पहुंचता है तो नायक अनुपस्थित होता है। एक अन्य दृश्य में उसका दोस्त एक कॉफी शॉप में होता है जब उसे 4 हालिया हत्याओं की सूचना देने वाला कॉल आता है। दोनों अपराध स्थल की ओर बढ़ते हैं। हत्या की खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है। अकिमी भी इस खबर को देखकर अपराध स्थल की ओर बढ़ती है। एक महिला जो हत्या करती हुई दिखाई देती है, उसका नाम डेन है और उसने डोगनचो में हत्या की थी। उन्होंने उसे उसके घर पर ही मारा। फोरेंसिक रिपोर्ट के अनुसार हत्याएं शाम 5 बजे से 9 बजे के बीच हुई थी। वे बताते हैं कि वहां सब कुछ ठीक लगता है। हालांकि जब उन्होंने आगे जांच की तो किसी ने भी गोली चलने की आवाज नहीं सुनी, इसलिए वे इस घटना का सही समय भी पुष्टि नहीं कर सकते हैं। पिछले हत्याओं की तरह इस महिला को भी गर्दन में गोली मारी गई थी। पहली लाश उस महिला के पति की थी जो हत्या स्थल पर अकिमी के आने पर अभी भी बोल रहा था। हालांकि वे अंदर प्रवेश नहीं कर सकते क्योंकि सुरक्षाकर्मी अंदर मौजूद हैं। भीतर से आवाजें सुनकर अकिमी उन्हें बताती है कि क्या हो रहा है, क्योंकि वह इसके बारे में एक ब्लॉग लिखना चाहती हैं। नायक आता है और अकिमी से कहता है कि उसे अपनी ऊंची एड़ी के जूते निकालने चाहिए क्योंकि जांच करते समय अपराध स्थल पर कोई फुटवियर नहीं आना चाहिए। ये पीड़ित डी के पति हैं जिनका नाम केंसाकु डैन है। वह एक व्यवसायी हैं। उन्होंने लगभग 10 बजे रात को एक व्यवसाय यात्रा से लौटने के बाद लाश का पता लगाया और तुरंत पुलिस को बुलाया। पति और पत्नी के बीच कोई बहस नहीं हुई थी और पत्नी के कोई ज्ञात दुश्मन नहीं है। प्रमुख ये निष्कर्ष निकालता है कि शांगरीला घटना के संबंध में पति और पत्नी के बीच कोई संबंध नहीं है। अब तक 3 पीड़ितों के बीच एक संबंध रहा है क्योंकि उन्हें सभी को वर्णानुक्रम में मारा गया था और उनका शांगरीला घटना से कुछ संबंध है। इसलिए वे सोचते हैं कि किलर का कोई मकसद होना चाहिए। हालांकि पीड़ित डी की हत्या में केवल डी पत्र मेल खाता है। भले ही किलर ने हत्याएं करने के लिए उस पैटर्न का उपयोग किया हो, सवाल उठता है कि उनका मकसद क्या था। मामला काफी उलझन भरा होता जा रहा है और दोनों प्रमुख और मुख्य इस बात को लेकर चिंतित हैं कि यह कैसे अनफोल्ड होगा। नायक चुप रहता है जबकि प्रमुख उसकी राय मांगते हैं। नायक अनुमान लगाता है कि उन्हें पति से कोई सवाल नहीं पूछना चाहिए बल्कि उन्हें युइको की ओर निर्देशित करना चाहिए। उसका दोस्त और एआई इस सुझाव से चौंक जाते हैं, उसे याद दिलाते हैं कि युइको का आज एक कॉन्सर्ट है।
युइको और नायक की संदेहों के बीच एक संबंध प्रतीत होता है जो आज के कॉन्सर्ट में उसकी भागीदारी को लेकर है। चूंकि कॉन्सर्ट एक स्थान पर हो रहा है और पीड़ित डी को दूसरे स्थान पर मारा गया था, उसका दोस्त युइको का समर्थन करता है। हालांकि उसका दोस्त ये भी सोचता है कि क्या युइको पीड़ित डी के पति के बारे में जानती है। पति प्रतिक्रिया नहीं देता, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण संकेत देता है कि उसे अपनी पत्नी और युइको के बीच एक रिश्ते का संदेह है। वह इसे इतनी मजबूती से इसलिए कहता है क्योंकि जब उसके दोस्त ने युइको का इंस्टाग्राम खाता चेक किया तो उसने कुछ असामान्य देखा। उसके दोस्त ने नोट किया कि युइको कितनी खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जब नायक ने उसके मोबाइल फोन की जांच की तो उसने देखा कि युइको ने जो चेन पहनी हुई थी वह किसी अन्य जोड़े की चेन से मिलती जुलती थी। पति बताता है कि यह केवल एक संयोग हो सकता है। हालांकि जब नायक एक और तस्वीर दिखाता है जिसमें युइको उसके पीछे कोट पहने हुए है, तो वह बताता है कि यह उसके पति का कोट लगता है। इस संबंध को समझने पर पति ठंडे दिमाग से स्वीकार करता है कि उनके बीच कोई संबंध हो सकता है या शायद दोनों इसमें शामिल हैं। यह उन्हें पुष्टि करने की ओर ले जाता है कि क्या पीड़ित सी और डी के बीच कोई संबंध है। दूसरे शब्दों में, चूंकि पीड़ित सी युइको के पूर्व पति थे और पीड़ित डी उनकी पत्नी थी, ऐसा लगता है कि पीड़ित डी को युइको ने मारा हो सकता है। हालांकि जब पूछा जाता है कि वह अपनी पत्नी पर कैसे संदेह कर सकता है जबकि उसका आज कॉन्सर्ट है, तो दोनों दोस्त इस बिंदु पर उसके साथ सहमत होते हैं। जिस तरह से पीड़ित ए और बी हत्या के माध्यम से जुड़े थे, वे बताते हैं कि युइको के पास भी दोनों हत्याओं का अलिबाई था। दोस्त याद करता है कि वे पहले इन हत्याओं पर युइको के संदर्भ में चर्चा कर रहे थे, इसलिए वे सोचते हैं कि क्या उसने इन हत्याओं की योजना बनाई हो सकती थी जबकि वह उनसे बच रही थी। जब वे इन हत्याओं के बारे में अपनी बातचीत जारी रखते हैं, तब अकिमी इस बिंदु पर कुछ जानकारी लेकर आती है। वह बताती है कि एक आतंकवादी गिरोह ने पहले पीड़ित सी को उसकी मौत से पहले एक बंदूक और 5 गोलियां दी थीं। नायक इन सभी विवरणों पर विचार करता है इससे पहले कि वह निष्कर्ष पर पहुंचे। एक सहायक उसे इस मामले में अकिमी की भागीदारी के बारे में एक महत्वपूर्ण बिंदु पहचानने में मदद करता है। इस क्षण में युइको भी दृश्य पर आती है। अब नायक उसे बताने लगता है कि उसने उसके बारे में क्या खोजा है। वह संदेह करता है कि शायद केवल एक एबीसी किलर नहीं बल्कि इसके बजाय 2 व्यक्ति हो सकते हैं। पहले 2 हत्याएं खुद पीड़ित सी द्वारा की गई थी, इसके बाद एक अन्य व्यक्ति आया जिसने बंदूक लेकर पीड़ित डी को भी गोली मारी। इस स्थिति का एक दिलचस्प पहलू यह है कि दोनों हत्यारों ने पत्र भेजे, हालांकि ऐसा लगता है जैसे किसी अन्य व्यक्ति ने भी उन पत्रों को भेजा, ये बाद में प्रकट होगा। इसलिए अब वे 2 हत्यारों की तलाश कर रहे हैं, एक जो पीड़ित सी से जुड़ा था और दूसरा जो शायद युइको से जुड़ा हो। रहस्य उपन्यासों में अक्सर माना जाता है कि जिस पर संदेह किया जाता है वह वास्तव में निर्दोष हो सकता है, इसलिए युइको दावा करती है कि उसने आज के कॉन्सर्ट में होने का अलिबाई रखा था। यहाँ नायक बताता है कि क्यों वह युइको को इन हत्याओं में शामिल होने का संदेह करता है। मामला इस तरह शुरू होता है, पीड़ित ए को स्थान ए पर मारा गया, पीड़ित बी को स्थान बी पर और पीड़ित सी को स्थान सी पर मारा गया। इन 3 हत्याओं के बीच एक संबंध मौजूद है। इस बिंदु पर आधारित होकर गलत तरीके से यह माना जाता है कि पीड़ित डी को भी स्थान डी पर मारा गया था। हालांकि सच्चाई यह है कि पीड़ित डी को स्थान डी पर नहीं मारा गया था। युइको ने पीड़ित डी को अपने घर बुलाया था। चूंकि स्टूडियो साउंड प्रूफ था, इसलिए गोली चलने की आवाज नहीं सुनाई दी। गोली चलने की घटना वहां हुई क्योंकि जब पड़ोसियों से सवाल किया गया तो किसी ने कुछ नहीं सुना। ये नायक के लिए संदेह उठाता है। पीड़ित डी को मारने से पहले युइको ने अपने स्थान पर एक कृत्रिम चटाई रखी थी। पीड़ित डी को वहीं गोली मारी गई और बाद में चटाई का उपयोग शव को लपेटने और कार में ले जाने के लिए किया गया। आधे घंटे के भीतर शव को निर्दिष्ट स्थान पर ले जाया गया और घास से ढक दिया गया। एक परक्शनिस्ट के लिए शव उठाना कोई बड़ी बात नहीं है। एक दृश्य में युइको अपने दोस्त से कार में उपकरण लोड करने में मदद करने के लिए कहती है। जबकि दोस्त थोड़ी मेहनत करता है, युइको बिना किसी प्रयास के शव उठाती है और उसे ढक देती है। नायक इस विवरण को नोट करता है। अकिमी स्लूचाजवश चटाई पर कदम रखती है और फिसल जाती है। ये चटाई उसे अजीब लगती है। करीब से देखने पर यह देखा गया कि घास को फिर से व्यवस्थित किया गया था। लोग जब कृत्रिम चटाइयां बिछाते हैं तो सुनिश्चित करते हैं कि कोई गैप न हो, लेकिन अगर इसे हिलाया जाए तो गैप दिखाई देते हैं। नायक को संदेह होता है कि अकिमी ने घास पर कदम रखा होगा और इसे प्रकट कर दिया होगा। इसी कारण नायक अकिमी को जांच में शामिल करता है। नायक की व्याख्या सुनने के बाद युइको उससे पूछती है कि क्या उसके पास कोई सबूत है, क्योंकि वह जो कुछ भी कहता है वह अनुमानों पर आधारित है।
नायक स्वीकार करता है कि उसके पास ठोस सबूत नहीं है, लेकिन वह मानता है कि अनुमान उत्तरों की ओर ले जाते हैं। युएको ने पीड़ित डी के पति से गहरा प्यार किया था और वह उसकी पत्नी को छोड़कर उसके साथ रहने की प्रतीक्षा कर रही थी। एक समय पर उसने उससे सामना भी किया, लेकिन वह कभी अपनी पत्नी को नहीं छोड़ता था। समय के साथ उसके साथ रहने की उसकी लालसा जुनून में बदल गई और उसने पत्नी को मारने का निर्णय लिया। यह मानते हुए कि वह किसी तरह उसके साथ रह सकती है, उसने हत्या को अंजाम देने के लिए अपने पूर्व पति का उपयोग करने की योजना बनाई। उसने रहस्य उपन्यास ABC मर्डर्स से प्रेरित होकर हत्याओं की एक श्रृंखला तय की। युएको ने शांगरीला में विरोध प्रदर्शनों में शामिल लोगों में से पीड़ित A और B का चयन किया। उसका पूर्व पति, जो एक निम्न श्रेणी का सरकारी अधिकारी था, शायद प्रदर्शनकारियों के विवरण तक पहुंच रखता था। उसी से उन्होंने उन पीड़ितों का चयन किया जिनके नाम A और B से शुरू होते थे। उसने अपने पूर्व पति को एक साझा भविष्य के बहाने इन 2 हत्याओं को अंजाम देने के लिए मनाया। इसके बाद उसने अपने पूर्व पति को स्थान C पर लुभाया, उसकी बंदूक बिना उसकी जानकारी के लिए, और उसे मार दिया। इससे वह तीसरा पीड़ित बन गया, पीड़ित C। बाद में उसने योजना अनुसार पीड़ित D को भी मार दिया, जिससे श्रृंखला पूरी हो गई। ये सुनकर व्यवसायी चौंक जाता है। उसे एहसास होता है कि उसका इन हत्याओं से कोई संबंध नहीं है। युएको नायक से सुझाव देती है कि वह एक उपन्यास लिखने की कोशिश करे। वह उससे पूछती है कि अगर वह इस मामले पर आधारित उपन्यास लिखे तो वह कहानी का अंत कैसे करेगा। वह सवाल करती है कि क्या हत्यारे को उनके आंसुओं के कारण उनके कार्यों के लिए माफ किया जाएगा। ये कहते हुए कि यह कहानी बहुत अच्छी तरह से उसकी हो सकती थी, वह अपने बैग से एक बंदूक निकालती है और उसे नायक की ओर तान देती है। इससे ये पुष्टि होती है कि नायक के सभी अनुमानों सही थे। अब पुलिस के पास ठोस सबूत भी हैं। बिना किसी हिचकिचाहट के युएको बंदूक को अपने सिर की ओर तान देती है। लेकिन इससे पहले कि वह ट्रिगर दबाए, पुलिस हस्तक्षेप करती है, उसे काबू में कर लेती है और गिरफ्तार कर लेती है। इस तरह ABC किलर मामले का अंत होता है। जब नायक और उसका दोस्त अपराध स्थल से दूर जा रहे होते हैं तो वे पास में खड़े एक पत्रकार को देखते हैं। पत्रकार उनके पास आता है और पूछता है, आपने हत्यारे को पकड़ लिया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि पत्र किसने भेजा? नायक ने पहले जांच बैठक के दौरान पहले ही उल्लेख किया था कि पत्र भेजने वाला व्यक्ति बेपरवाही से पुलिस स्टेशन में आया था और जांच में भाग लिया था। इस सुराग का उपयोग करते हुए यदि संदिग्धों की सूची बनाई जाए तो केवल बहुत कम नाम बचेंगे। हालांकि नायक कहता है कि भले ही वह ये पता लगा सके कि ऐसा बचकाना और लापरवाह अपराध किसने किया, लेकिन उसे जानने में कोई रुचि नहीं है। ये कहते हुए वह वहां से चला जाता है। नायक द्वारा दिए गए सुराग पत्रकार की ओर इशारा करते हैं, लेकिन फिल्म उनकी पहचान प्रकट नहीं करती। और इसी के साथ फिल्म समाप्त होती है।